गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं प्रणव कुमार और आज का सेशन हो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेहतर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। ये नेशनल इनकम आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों रहेगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इस नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले तो हम इसके बेसिक्स को कवर करेंगे, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी करेंगे आज के सेशन में। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हम उसके कन्वर्जन्स को पढ़ेंगे, जीडीपी के कुछ कन्वर्जन्स है मेरे प्यारे बच्चों, उसको कवर करेंगे। और थर्ड स्टेप में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन जो नेशनल इनकम का होता है, वो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसमें डिफरेंट मेथड्स होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो तमाम मेथड हम उस पोर्शन में पढ़ने जा रहे हैं जो कि थर्ड पार्ट होगा। ये तीनों पार्ट को हम कवर कर लेंगे तो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा खत्म और हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो ये नेशनल इनकम आता है वो बेहतरीन ढंग से हम लोग खत्म कर लेंगे 3 पार्ट्स में। तो अब सेशन स्टार्ट हो रहा है बेसिक्स, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले बेसिक्स को आराम से समझ जाओ, फिर कन्वर्जन सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल कुछ प्रैक्टिकल। तो बेसिक तो आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल। कन्वर्जन ऑफ जीडीपी भी होगा थ्योरेटिकल, बट कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, जहां पर मेथड के साथ हम लोग तमाम कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व जरूर ही करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपके इस बार के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस बार के एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, क्योंकि पहले वाले एग्जाम में जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, इससे के लिए इस बार एक्सपेक्ट है कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो चलिए बेसिक क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू अकेडमी। जो बच्चे हमारे सेशन को देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले लाइक कर दो, फिर अपने दोस्तों में शेयर कर दो और जल्द से जल्द देख रहे हो बेटा तो सब्सक्राइब भी तुरंत ही कर दो, लेट मत करो क्योंकि इसके आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए नेशनल इनकम को समझते हैं। नेशनल इनकम होता है क्या, बहुत ही सरल शब्दों में, ना बुक का लैंग्वेज ना कहीं का लैंग्वेज, सरल शब्दों में आप समझें नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं साफ साफ लिख दिया, नेशनल इनकम मतलब होता है सम ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम होता है क्या, सम ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम को मैंने बगल में लिख दिया अर्न इनकम। अर्न इनकम मतलब जो इनकम आप कमाते हो, आप काम करके जो इनकम जनरेट करते हो उसको कहते हैं अर्न इनकम या फैक्टर इनकम। तो आप जो इनकम कमाते हो वो हो गया अर्न इनकम और फैक्टर इनकम। तो सारे फैक्टर इनकम को हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा निकल जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। सम ऑफ फैक्टर इनकम मतलब वैसा इनकम जो हम कमाते हैं वो सारे इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा निकल जाता है नेशनल इनकम। अब वो कौन लोग होगा, वो कौन व्यक्ति होगा, कौन इंडिविजुअल होगा कि जिसके इनकम को हम जोड़ेंगे। तो 2 तरह के व्यक्ति हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। एक है नॉर्मल रेसिडेंट जो भारत में रहता है और दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट जो भारत से बाहर रहता है। बाहर मतलब कोई भी अदर कंट्रीज में रहता है। एग्जाम्पल के तौर में ले लेते हैं कि मान लो राम है, राम है जो इंडियन है, जो इंडियन है और इंडिया में ही रहकर काम कर रहा है, इनकम को जनरेट कर रहा है, इनकम को कमा रहा है, अर्न कर रहा है, इनकम को अर्न कर रहा है, अर्न करने का मतलब कमा रहा है। तो राम व्यक्ति है, इंडियन है जो इंडिया में ही रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है, पहला केस। दूसरा में श्याम है, मान लो श्याम है जो कि इंडियन तो है, इंडियन तो है लेकिन ये इंडिया में नहीं, मान लो जापान में रहकर काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जापान में रहकर काम कर रहा है। तो श्याम क्या है, इंडियन है लेकिन काम कहाँ कर रहा है, जापान में काम कर रहा है। तो उसके इनकम कहाँ कैलकुलेट होंगे, तो उसके इनकम इंडिया में कैलकुलेट होंगे, इंडिया के नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा। क्यों, क्योंकि श्याम क्या है, इंडियन है, विदेश में जरूर काम कर रहा है, विदेश में वो वर्क कर रहा है लेकिन वो कौन है, इंडियन है। तो याद रखना 2 लोगों का इनकम हम लोग जोड़ते हैं, 2 लोगों का फैक्टर इनकम हम लोग जोड़ते हैं, 2 लोगों का अर्न इनकम हम लोग जोड़ते हैं। एक पहला कौन, जो इंडिया में रहकर जो इंडियन है, पहला केस में क्या, जो इंडियन है और इंडिया में ही रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, पहला। दूसरा जो कि इंडियन है लेकिन इंडिया में नहीं रह रहा है, कहां रह रहा है, आउटसाइड इंडिया रह रहा है।
तो आउटसाइड इंडिया अगर रह रहा है, वहां से इनकम जनरेट कर रहा है, तो उन लोगों के व्यक्ति को भी हम इनकम को जोड़ेंगे। यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे राम है, राम का भाई श्याम है। राम पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, तो वो इंडिया में ही रहकर किसी कंपनी में काम कर रहा है और इनकम जनरेट कर रहा है। और राम का भाई जो श्याम है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो वो चला गया कहाँ? जापान चला गया, और जापान में रहकर वहां पर काम कर रहा है। तो भारत जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएगा, तो क्या राम का नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा या राम और श्याम दोनों का होगा? यहां पर क्वेश्चन उठता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा, राम का भी और श्याम का भी। क्यों सर? तो रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि राम इंडियन है और इनकम कहां जनरेट कर रहा है? इंडिया में कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका इनकम तो नेशनल इनकम में जरूर ऐड होगा। श्याम जापान में जरूर काम कर रहा है, जापान में रहकर काम कर रहा है, लेकिन इंडियन है, उसका सोर्स इंडिया है। तो जो इनकम वो वहां से जनरेट कर रहा है, श्याम जो जापान से इनकम जनरेट कर रहा है, अपने इंडिया के लिए कर रहा है, तो इंडिया उसको अपना नेशनल इनकम भी मानेगा। अपने देश में रहकर काम करने वाले लोग, अपने देश मतलब भारत, भारत में रहकर काम करने वाले लोग का जो इनकम जनरेट हो रहा है वो तो नेशनल इनकम होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय हैं और जो विदेश में रहकर इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनके इनकम को भी हम अपना नेशनल इनकम मानते हैं और नेशनल इनकम में उसको ऐड करते हैं। समझ में आ गया? तो सम ऑफ फैक्टर इनकम, सम ऑफ फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर इनकम वो इनकम जो हम कमाते हैं, कोई दान में नहीं मिला है, वैसा इनकम जो हम लोग कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। तो मेहनत करके दो लोगों का इनकम को देखना आप लोग। पहला, जो मेहनत करके काम करके भारत में कमाता है उसके इनकम, जो मेहनत करके भारतीय है जो मेहनत करके विदेश में काम करके इनकम कमाता है, उन दोनों व्यक्तियों का इनकम को जोड़ देंगे, हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये इनकम, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है कि इनकम कितने प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर इनकम की बातें हो रहा है, तो इनकम को समझना जरूरी है कि किस तरह के इनकम, किस तरह का इनकम होता है और भी कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं। तो चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, इनकम को समझते हैं। इनकम, इनकम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो दो तरह का होता है। इनकम क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है आपका फैक्टर इनकम, जिसकी चर्चा अभी जस्ट कर रहे थे, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम को हम लोग अर्नड इनकम भी कहते हैं, जो कमाया हुआ इनकम होता है, जो हम लोग कमाते हैं, अर्न इनकम कहते हैं। और ट्रांसफर इनकम को हम अनअर्न इनकम भी कहते हैं, जो हम लोग कमाते नहीं है, कहीं से मिल जाता है, अभी देखेंगे। ठीक है, अब फैक्टर इनकम को थोड़ा ध्यान से समझो, ट्रांसफर इनकम में कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम कब जनरेट होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो फैक्टर इनकम जनरेट होता है ड्यूरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ड्यूरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ड्यूरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं मैं पढ़ाया हूँ, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जब पढ़ा रहे तो वहाँ भी मैंने पढ़ाया था। फैक्टर इनकम में जो जनरेट होते हैं और जो फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो होता है लैंड, सेकंड लेबर, क्योंकि प्रोडक्शंस में ये लोग वाइटल रोल प्ले करते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ये तीन तो करते ही हैं, साथ साथ लैंड, लेबर, कैपिटल, और कैपिटल के साथ साथ चौथा आता है आपका बिजनेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप फैक्टर इनकम कैसे जनरेट होता है? तो आपको मैंने एक चीज़ और पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों कि हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन जाता है? लेबर जाता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर से वापस में क्या मिलता है? लेबर पेमेंट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये कौन होता है, कब ड्यूरेशन होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ड्यूरेशन होता है। या हाउस होल्ड सेक्टर से लेबर गया प्रोडक्शन सेक्टर में, प्रोड्यूसर सेक्टर में, और प्रोड्यूसर सेक्टर उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर में रहने वाले लेबर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है।
वही फैक्टर सर्विसेज क्या है, फैक्टर इनकम है। और वो फैक्टर इनकम कब जनरेट होता है, जब प्रोडक्शन होता है। अरे भैया लेबर प्रोड्यूसर सेक्टर में कब जाएगा, क्यों जाएगा, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लेबर क्यों जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, क्यों इंडस्ट्री और फैक्ट्री में काम करेगा। तो जाहिर सी बात है फैक्टर और प्रोडक्शन वो जरिया है जहां से फैक्टर इनकम या फैक्टर सर्विसेज जनरेट होता है। और फैक्टर और प्रोडक्शन के कौन कौन पार्ट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। अच्छा सर तो ये बताओ कि लैंड, लेबर, कैपिटल से कैसे फैक्टर इनकम जनरेट होता है। तो आओ समझो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझो। लैंड से जनरेट होता है इनकम, जो फैक्टर इनकम जनरेट होता है एज अ रेंट। आप जमीन कभी आप देखे होंगे बहुत सारे जगह में कि जमीन खाली छोड़ा हुआ, परित छोड़ा हुआ है, और उसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर दिया, गेट लगा दिया, तो उसके अंदर क्या होता है सर, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग। आजकल ये बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है कि लोग क्या करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, बगल से चारों तरफ ईटा से फोर वॉलिंग कर दो, अच्छा 10 to 15 फीट हाइट का वॉल खड़ा कर दो, पार्किंग लॉट बना दो, उसके अंदर गाड़ी लगवाओ। लैंड में अगर लैंड खाली है उसके ऊपर बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग बनाने के बाद उसको रेंट पे लगा दो। तो ये क्या हो रहा है, लैंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हैं, उससे इनकम जनरेट हो रहा है, अर्न हो रहा है। लेबर से कैसे होगा सर, तो अभी बताएं लेबर कहाँ काम कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या काम कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहा है। फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करेगा तो क्या उसको मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, उसको वेजेस मिलेगा, जिसको हम कह रहे हैं फैक्टर सर्विसेज। तो लेबर जो इनकम जनरेट करता है, अर्न इनकम करता है, फैक्टर इनकम जनरेट करता है, फैक्टर सर्विस जो जनरेट करता है एज अ वेजेस, जिसको हम इकोनॉमिक्स के भाषा में कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है। कैपिटल से कैसे फैक्टर इनकम जनरेट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पूंजी। आप किसी को पूंजी देते हो तो क्या होता है, आप पार्टनरशिप पढ़े हो, पार्टनरशिप में पार्टनर पूंजी लेकर आता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो अर्न इनकम, इट इज ऑल्सो ए फैक्टर सर्विसेज, इट इज ऑल्सो ए फैक्टर इनकम। ठीक है। तो सर लैंड से समझ में आ गया कि रेंट मिलता है, फैक्टर इनकम जनरेट होता है। लेबर से पता चलता है कि लेबर काम करता है तो उसको इनकम के रूप में वेजेस मिलता है। कैपिटल से पता चल रहा है सर कि इसको इनकम के रूप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। सर बिजनेस क्यों लाए, इससे क्या इनकम जनरेट होता है, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट, तो यहां पर इनकम के रूप में क्या जनरेट होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को भी हम फैक्टर इनकम मानते हैं। तो फैक्टर इनकम वैसा इनकम होता है जिसको हम लोग जनरेट करते हैं, मतलब जिससे हम वह फैक्टर इनकम उस इनकम को कहते हैं जो हमें काम करके मिलता है, अर्न करते हैं, हम कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, इनकम जो कमाते हैं, जनरेट करते हैं, वो हमारा फैक्टर इनकम होता है। अब तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। फैक्टर इनकम का जरिया जरूर है फैक्टर और प्रोडक्शन से, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एक जरिया बन रहा है, फैक्टर बन रहा है जहां से इनकम जनरेट हो रहा है। लैंड से रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रहा है, कैपिटल से इंटरेस्ट मिल रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन आपको चारों के चारों पॉइंट में ये रियलाइज होगा कि यहां से इनकम अर्न किया जा रहा है। तो अर्न इनकम इज अ फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है, अर्न इनकम, कमाए नहीं हो, कोई आपको मुफ्त में कोई संपत्ति देके चल गया। मतलब एग्जाम्पल बताओ सर, जैसे आपकी जैसे मान लो यहां पर राम का मैरिज है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राम की शादी है। तो राम की शादी है तो भैया राम के दोस्त लोग आएंगे। तो मान लो राम अच्छा सोसाइटी में रहता है, राम के अच्छे अच्छे दोस्त हैं, श्याम है, मोहन है, ये सब अच्छे पूंजीपति लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं। तो ये लोग शादी में आएगा तो ऐसे सगुन लेकर आएगा, खाली हाथ आएगा नहीं। तो श्याम राम को गिफ्ट किया एक बहुत अच्छा कार, मोहन गिफ्ट किया राम को एक बहुत अच्छा ज्वेलरी। तो ये क्या हो गया, ये जो ज्वेलरी राम को मिला, ये जो कार जो राम को मिला, ये राम का संपत्ति नहीं था, ये श्याम का संपत्ति था। श्याम अपने संपत्ति से पैसा निकाल करके कार खरीदा और राम को जाके गिफ्ट कर दिया। मोहन अपने संपत्ति से पैसा निकाला, एक बढ़िया से नेकलेस बनवाया, ज्वेलरी बनवाया राम की वाइफ के लिए, और राम के शादी में जाकर गिफ्ट कर दिया। तो ये संपत्ति जो कार और ज्वेलरी आज के डेट में राम के पास चला गया, लेकिन वो राम का संपत्ति नहीं था। वो कार श्याम का था और ज्वेलरी मोहन का था, वो उन लोगों का संपत्ति था, लेकिन आज की डेट में अब वो राम का हो गया। मतलब यहां पर इनकम क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगर मान लो कार 20 लाख का है तो 20 लाख का संपत्ति तो आज तो राम का हो गया, ट्रांसफर। ज्वेलरी मान लो 6 लाख का था, मोहन 6 लाख इन्वेस्टमेंट करके 6 लाख का ज्वेलरी बनवाया, तो आज के डेट में वो 6 लाख का ज्वेलरी किसकी ओर चला जाएगा, राम की ओर चला जाएगा। तो इससे क्या हो गया, हमारा इनकम ट्रांसफर हो गया।
कहां से कहां, ए वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कार कितने में खरीदाया, 20 लाख में खरीदाया, तो समझो कि 20 लाख का संपत्ति राम के पास ट्रांसफर हो गया। ज्वेलरी कितना में खरीदाया, 6 लाख में खरीदाया, तो समझो कि मोहन 6 लाख का अपना संपत्ति किसको ट्रांसफर कर दिया, राम को ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें आता है गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ईटीसी, ये सब क्या है, ट्रांसफर इनकम है। और याद रखना ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम कभी भी ऐड नहीं होगा। किसी और का संपत्ति हम नेशनल इनकम में उसको ले नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि राम नल्ला है, राम भी कमा रहा है, पर राम जो कमा रहा है उसका जो अर्न इनकम है वो नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन राम को कोई गिफ्ट दे रहा है, राम को कोई डोनेशन दे रहा है, राम को कोई चैरिटी दे रहा है, तो उस गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी के माध्यम से अगर कोई पैसा राम को मिल रहा है तो वो इनकम नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहां पर की फैक्टर क्या बात निकला मेरे प्यारे बच्चों, कि फैक्टर इनकम will be included in national income। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करेगा, बट ट्रांसफर इनकम will not be included in नेशनल इनकम। याद रखना फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हम फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लेकर चलेंगे, लेकिन ट्रांसफर इनकम हम नेशनल इनकम में लेकर नहीं चलेंगे। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में लेकर चलेंगे, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में लेकर नहीं चलेंगे। इसी के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने नेशनल इनकम का डेफिनेशन इसीलिए ऐसे लिखाया था, अब समझ में आपको आ गया होगा। मैंने नेशनल इनकम क्या लिखाया, सम ऑफ फैक्टर इनकम, यहां पर लिख सकते थे सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। तो सम ऑफ फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर इनकम, जितने तरह के फैक्टर इनकम होंगे उसको जोड़ दो तो नेशनल इनकम होगा, लेकिन ट्रांसफर इनकम यहां पर नहीं होना चाहिए। समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अब 4 फिगर डिस्कस करेंगे। ये 4 फिगर आप समझ गए तो समझो कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया। वो 4 फिगर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4 स्ट्रक्चर ले रहे हैं आपको ये समझाने के लिए कौन व्यक्ति का आप नेशनल इनकम लेके चलोगे, कौन व्यक्ति का नेशनल इनकम नहीं लेके चलोगे, किस व्यक्ति का नेशनल इनकम ऐड होगा, किस व्यक्ति का नेशनल इनकम नहीं ऐड होगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 केस से समझाने की कोशिश करेंगे और आप बहुत ध्यान से समझने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, एग्जाम है नज़दीक और मैं आशा कर रहा हूं कि आप बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत तरीके से मेहनत करके आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पर। तो चलिए 4 केस लेकर चलते हैं। 4 केस में हम नाम रख देते हैं, 1 2 3 4 नहीं करेंगे। मान लो किसी व्यक्ति का नाम है ए, ठीक है, तो यहां पर 4 व्यक्ति ABCD हो जाएगा। ठीक, तो ये व्यक्ति है ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ए का चेहरा बना देते हैं, देखो कितना हंसमुख आदमी है। ठीक है, ये हंसमुख आदमी कौन है, इंडियन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है इंडियन, भारतीय हूं मैं, हूं भारतीय। ठीक है, भारतीय है और ये कहाँ रह रहा है, इंडिया में रह रहा है और इंडिया में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है। इंडिया इनकम लिखने का मतलब है ये इंडिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, मतलब ये जो ए है वो इंडियन है और इंडिया में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई कंपनी में काम कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। अभी केस समझा दे रहे हैं, अभी हम नहीं बता रहे हैं कि किसका इनकम जोड़ोगे किसका इनकम नहीं जोड़ोगे, बस इसको ध्यान से समझ जाना। तो पहला केस क्या है, ये ए है जो इंडियन है, इंडिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है और ये नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, बी भी थोड़ा हंसमुख है। ठीक है, ये भी कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी इंडियन है। कौन है ये, क्या है, इंडियन है। मैं हूं भारतीय, लेकिन यहां कंडीशन बदल गया, ये कहां रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, अमेरिका में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, इसीलिए मैंने लिख दिया अमेरिका इनकम। तो बी क्या है, इंडियन है, कहां इनकम जनरेट कर रहा है, कहां से कमा रहा है, अमेरिका में रहकर कमा रहा है।
ये भी कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है। कौन है ये, नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके ओके सर। सी भी है भैया, ये क्यों उदास रहे, ये भी हंसमुख इंसान है, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन है। कौन है, अमेरिकन, अमेरिका का मूल निवासी है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, इंडिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, इसी के लिए हम लिख दे रहे हैं इंडिया इनकम। ये कहाँ रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, इंडिया में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है। इसको हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नॉन रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। पहले ये 4 केस को समझ जाओ। डी भी भैया फिगर बना दो। डी व्यक्ति कौन है, ये भी हंसमुख इंसान है, ये भी कौन है, अमेरिकन है। कौन है, अमेरिकन है, अमेरिका का मूल निवासी है। कहाँ रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है, अमेरिका में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है। कहाँ पर रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है, अमेरिका में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है। और ये भी कौन है, नॉन रेजिडेंट है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है। ये कौन है, नॉन रेसिडेंट है। यही 4 केस। अब ये 4 व्यक्ति जो है ए बी सी डी, इनमें से कौन कौन व्यक्ति को हम अपना नेशनल इनकम मानेंगे। हम अपना नेशनल इनकम मतलब हम अपने देश भारत का नेशनल इनकम, मान लो हम यहाँ नेशनल इनकम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने इंडिया का कर रहे हैं। तो ये ए बी सी डी में कौन कौन व्यक्ति का इनकम हम अपने भारत के नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जल्दी इससे बहुत अच्छे तरीके से एक बार चारों केस को फिर से समझा देते हैं। ये जो ए नाम का व्यक्ति है वो कौन है, इंडियन है। ठीक है, इंडियन, इंडियन मतलब समझ रहे हो। देखो इंडियन और रेसिडेंट में अंतर अभी जस्ट बताएंगे। नागरिक और निवासी, नागरिकता, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसको हम बताएंगे। ये आप पहले यहां पर ध्यान से समझो। तो ए क्या है, इंडियन है और इंडिया में ही रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है। यहां पर इंडिया में रहकर इनकम जनरेट, यहां पर इनकम का मतलब है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम से कोई संबंध नहीं है। यहां इनकम का मतलब है फैक्टर इनकम, मतलब सब व्यक्ति कहीं ना कहीं रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है, कमा खा रहा है, किसी से मुफ्त में पैसा लेकर नहीं जी खा रहा है, कमा खा रहा है। तो ये जो ए व्यक्ति है जो इंडियन है और इंडिया में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा है। ठीक है, बी नाम का व्यक्ति है जो इंडियन है लेकिन कहां रहकर कमा रहा है, अमेरिका में रहकर कमा रहा है, ये नॉर्मल रेसिडेंट है। सी, ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिकन है, विदेशी है, इंडिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है। होता है ना, कोई विदेशी आपके देश में रहकर काम करते हैं, इनकम जनरेट कर रहा है, उसको हम नॉन रेसिडेंट कह रहे हैं। डी जो व्यक्ति है जो अमेरिकन है, जो क्या है, अमेरिकन है और अमेरिका में ही रहकर, मतलब अमेरिका में ही, मतलब अमेरिकन है, वहां अमेरिका के निवासी और अमेरिका में रहकर काम कर रहा है, नॉन रेसिडेंट। तो आपको क्या लगता है कि ए बी सी डी में से कौन कौन व्यक्तियों का हम नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करवाएंगे, कौन कौन व्यक्तियों को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं नेशनल इनकम में कौन कौन लोगों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं। तो ए को देखो, ए क्या है, इंडियन है और इंडिया में ही रहकर कमा रहा है, तो भारतीय है, भारत में ही रहकर कमा रहा है। तो भारत में रहकर कमा करके जो इनकम जनरेट कर रहा है उसका इनकम नेशनल इनकम तो पक्का होगा, तो ए तो होगा सर। चलो बी में क्या है, भारतीय है लेकिन कहाँ कमा रहा है, अमेरिका में जाकर कमा रहा है। भारतीय है लेकिन कहाँ कमा रहा है, अमेरिका में रहकर कमा रहा है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या हो रहा है, भारतीय है लेकिन अमेरिका में रहकर कमा रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन बन रहा है कि अमेरिका में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है लेकिन पैसा कहाँ पर लेकर जाएगा, भारत में। जैसे एग्जाम्पल समझो कि तुम्हारा कोई भाई फॉरेन में गया कमाने, तो फॉरेन में जो वो कमा रहा है पैसा, मतलब कमा रहा है, डॉलर में पैसा कमा रहा है, तो वो पैसा आपके घर भेजता है कि नहीं भेजता है, आपके यहाँ भेजता है कि नहीं भेजता है। उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए ये मतलब ये हम लोग हैं कि नेशनल इनकम उसका पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इंडियन हो गया और वो कोई भी कमाए, इंडियन है और कोई भी देश में कमाए, हम उसको अपना देश का इनकम मानेंगे। इससे के लिए बी इंडियन है और अमेरिका में रहकर कमा रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट है, इससे के लिए हम इसको यहां पर नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सी केस में क्या है कि ये विदेशी है, हमारे यहां कमा रहा है, ये विदेशी और हमारे यहां के कमा रहा है। ठीक है, तो हमारे यहां के कमा रहा है तो ये भी तो अपने देश ले जाएगा पैसा। जैसे बी में क्या बोले थे, ये भारतीय है और अमेरिका, जैसे भारतीय है ये अमेरिका जाके कमा रहा है, तो हम उस पैसा को अपना मान रहे हैं। तो कोई अमेरिकन जो हमारे यहाँ के काम कर रहा है वो भी तो यहाँ का पैसा अपने यहाँ कमानेगा,
तो जब अमेरिकन कोई हमारे यहाँ रह के इनकम जनरेट करेगा, वो इनकम अपने देश का मानेगा, तो हम अपने देश में उसको इनकम कैलकुलेट करेंगे? नहीं करेंगे। यहां पर माइनस कर देंगे सी, और डी तो भैया सीधा सा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अमेरिकन है और अमेरिका में ही रहकर कमा रहा है, तो हम भारत का इनकम कैसे मानेंगे? माइनस डी। तो यहां पर कंडीशन क्या बन रहा है कि नॉर्मल रेसिडेंट को हमको कंसिडर करना है नेशनल इनकम के लिए। यहां पर नॉर्मल रेसिडेंट का दो केस बन रहा है। यहां पर नॉर्मल रेसिडेंट वो व्यक्ति है जो इंडियन है और इंडिया में रहकर कमा रहा है, इसके इनकम को जोड़ेंगे। और नॉर्मल रेसिडेंट है जो इंडियन है लेकिन कहां कमा रहा है? विदेश में रहकर कमा रहा है, उसके भी इनकम को जोड़ेंगे। बाकी कोई भी आदमी रहे उसके इनकम को हम लोग नहीं जोड़ेंगे। नॉन रेसिडेंट है, इन सबों का इनकम को हम नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा नेशनल इनकम में ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अब तो ये समझना होगा सर कि नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि रेसिडेंट और सिटीजनशिप में क्या अंतर है, ठीक है, और आदमी रेसिडेंट कब बनता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से यहां पर एक कंडीशन बता देते हैं, ये चारों का समरी। देखो देखो देखो, जो भारत में रह रहा है, सॉरी हाँ, जो भारत में रह रहा है, भारत में रह के कमा रहा है, वो इंडिया का नेशनल इनकम। जो भारतीय है विदेश में जाकर कमा रहा है लेकिन है भारतीय, विदेश में कमा रहा है, तो उसके इनकम को हम भारत का नेशनल इनकम मानेंगे। ये दोनों को मान लिए। कोई विदेशी है जो भारत में रह के कमा रहा है, जो विदेशी है जो भारत में रह के कमा रहा है, तो भारत में रह के कमा रहा है तो वो तो अपना देश पैसा ले जाएगा, अपने देश में इनकम भेजेगा। तो जब वो अपने देश में इनकम भेज दे रहा है तो यहाँ पर मानोगे इंडिया में? नहीं मानोगे, इसे के लिए माइनस कर दिए। और एक कंडीशन चौथा, जिसमें अमेरिकन है, अमेरिका में ही रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, तो भारत का इनकम तो नहीं हुआ, इसी के लिए हम उसको नहीं लेके चलेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे। चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप और रेसिडेंट पे। बहुत ही मजेदार ये मुद्दा है। दो तरह के होते हैं बात, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इंडिया में दो तरह के बातें होते हैं, मुद्दा। एक होता है सिटीजनशिप, जिसको बोलते हैं नागरिकता, और एक कहते हैं रेसिडेंट, इसको बोलते हैं नागरिक। और रेसिडेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक ही मकसद के लिए, टैक्सेशन के मकसद के लिए, जहां पर सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स 1961 के तहत हम रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का फाइंड आउट करते हैं, HUF का फाइंड आउट करते हैं। काहे? क्योंकि उस पर हम टैक्स इंपोज कर सके। तो नागरिकता कैसे तय होता है? उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से, बाय सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं बाय रजिस्ट्रेशंस, बहुत सारे तरीके से ये तय किया जाता है कि हाँ आप नागरिक हैं। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भारत का नागरिक हो रेसिडेंट हो, नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे NRI हैं, बहुत सारे ऐसे NRI है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, जो अभी चर्चा कर रहे थे, जो भारतीय हैं, सिटीजन हैं, लेकिन रेसिडेंट नहीं है। तो सिटीजनशिप इज डिफरेंट थिंग्स एंड रेसिडेंट इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ हमें बात करना है रेसिडेंट का। रेसिडेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी चीज़ें समझिए। पहला कंडीशन, कोई भी इंडिविजुअल अगर भारत में स्टे किया है, स्टे इन इंडिया, भारत में स्टे किया है, कितना? 182 डेज एंड मोर, मिनिमम 182 डे और मोर, 182 दिन या उससे ज़्यादा, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। और एक कंडीशन क्या है, और कोई इंडिविजुअल है जो स्टे इन इंडिया किया हो, कितने दिन? 60 डेज इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई भारतीय, कोई इंडियन, मतलब कोई सिटीजन, कोई भारतीय, इंडियन का मतलब सिटीजनशिप, नागरिक। तो जो भारत का नागरिक है, मान लो 60 डेज अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में रह रहा है, इसके साथ साथ एक चीज़ कंडीशन और चेक करना है, 365 डेज, 365 डेज इमीडिएटली फॉर प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली पास्ट फॉर प्रीवियस ईयर, इसको लिखो, इमीडिएटली प्रीवियस फॉर
फाइनेंशियल ईयर, immediately previous four financial year just prior to प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से पहले का 4 फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट कर लो कि 365 दिन अगर ये रहा है तो ये रेजिडेंट कहलाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर, तो इस साल का प्रीवियस ईयर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? अभी चल रहा है आपका 2021 2022, ठीक है। इसके पहले का आपका क्या होगा? 2020 2021, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर होगा, ये अभी का फाइनेंशियल ईयर होगा। तो ये प्रीवियस ईयर से पहला 4 पिछला फाइनेंशियल ईयर, इस 4 फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 365 दिन रहा हो प्लस 60 डेज इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है आपका? करेंट फाइनेंशियल ईयर, सॉरी यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर ही होगा फाइनेंशियल ईयर में। तो इसमें तो हम लोग 21-22 में तो टैक्सेशंस अभी कैलकुलेट कर रहे हैं अभी के समय में। तो प्रीवियस ईयर तो 60 डेज इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब करेंट प्रीवियस ईयर, करेंट यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख दो। तो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस इस प्रीवियस ईयर से पहले जो 4 फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसमें 365 दिन रहा हो या और 182 दिन और मोर अगर रहा हो तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो इस कंडीशन में ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये या तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा या तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, नहीं तो ये दोनों कंडीशन साथ में फॉलो कर रहा होगा। प्लस में रहने का मतलब है कि इसको ही फॉलो करना चाहिए, इसको ही फॉलो करना चाहिए। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट। अगर ये कंडीशन ये दोनों में से ये और वाला ये जो पहला और ये जो और के बाद है दूसरा, ये दोनों पहला दूसरा में से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई कर ले रहा है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। पहला दूसरा में से कोई भी अगर वो दूसरा सेटिस्फाई करा तो दूसरा में ये दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा मान लो ये ए और बी बना देते हैं तो दूसरा का ए भी दोनों करना चाहिए। अगर मान लो कोई एक कर रहा है तो वो रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मुद्दा आता है नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का। अब तो ये समझना है, अब जो 182 दिन नहीं रहा हो, पहला दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया हो, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो चलिए नॉन रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या डिफरेंसेस है। नॉर्मल रेसिडेंट और इधर है नॉन रेसिडेंट। अब देखो 4 कंडीशन वहां पर 4 पढ़ाए थे ABCD, अब वही ABCD को हम यहां पर कर दे रहे हैं। वहां पर A जो कैरेक्टर A था और कैरेक्टर B था वो नॉर्मल रेसिडेंट था, और वहां पर कैरेक्टर C जो था और D था जो वो क्या था? नॉन रेसिडेंट था। कैरेक्टर A का क्या कंडीशंस था? चलो यहाँ पर एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। कैरेक्टर A का क्या कंडीशन था? वो इंडियन था और इंडिया में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा था। इससे के लिए वो नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करेगा, नेशनल इनकम ऐड होगा, ठीक है। सी में क्या था? अमेरिकन था। क्या था? सी अमेरिकन था, इंडिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहा था, मतलब विदेशी था लेकिन इंडिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहा था। तो वो इनकम भारत का नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है लेकिन वो अपना देश लेके चला जाएगा। इससे के लिए नेशनल इनकम यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब नेशनल इनकम में इसका इनकम जोड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसमें जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा। बी में क्या था कि ये इंडियन था, भारतीय था, लेकिन अमेरिका में रहकर इनकम को जनरेट कर रहा था। तो अमेरिका में रहकर इनकम जनरेट कर रहा है लेकिन है तो भारतीय, तो अमेरिका से पैसा कहाँ लेकर आएगा? भारत में लेकर आएगा। इससे नेशनल इनकम यहाँ पर बनेगा। और डी कंडीशन में क्या है? अमेरिकन। ये कौन है? अमेरिकन है और कहाँ रह रहा है? अमेरिका में ही रहकर इनकम जनरेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये नेशनल इनकम, भारत के नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये तो केस हो गया। चलिए और भी डिफरेंट केस को हम लोग देखेंगे। चलिए और डिफरेंट केस को देखेंगे। जैसे एक राम कंडीशन है क्या? राम काम कर रहा है WHO हेडक्वार्टर में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
हेडक्वार्टर में। कहाँ काम कर रहा है? राम WHO ऑर्गेनाइजेशंस में, हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? यह है लोकेटेड इन इंडिया। अब बताओ, मैंने इस नॉर्मल रेसिडेंट के कॉलम में लिखा, तो क्या ये स्टेटमेंट मेरा सही है? और ये भी साथ साथ बताओ कि ये कौन सा केस में फिट हो रहा है, ABCD। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, राम है इंडियन। पहले तो ये कंफर्म कर दूं कि राम कौन है, राम है इंडियन। जाहिर से लग रहा है राम इंडियन है, इंडियन है। और ये जो WHO का हेडक्वार्टर है, ये WHO फॉरेन है, इंडियन नहीं है, ठीक है। ये वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में भी, तो वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बाहर के देश का, कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके यहाँ स्टैब्लिश्ड है। मतलब राम इंडिया में रहकर, राम इंडियन है, इंडिया में रहकर किसी भी फॉरेन कंपनी के फॉरेन हेडक्वार्टर में काम कर रहा है, फिर भी जो राम का इनकम है वो नेशनल इनकम में यहाँ पर ऐड होगा और राम यहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा ही, ठीक है। यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ जॉन, नाम लगे कि थोड़ा डिफरेंट है। जॉन जो है वो कौन है? अमेरिकन है। कौन है? अमेरिकन है। जॉन है अमेरिकन। वो भी काम कहाँ कर रहा है? कहीं, WHO का हेडक्वार्टर तो एक जगह नहीं है, मतलब हेडक्वार्टर नहीं कहेंगे, ब्रांच कह देंगे, हेडक्वार्टर तो एक जगह भैया। मान लो एक ब्रांच का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, सब ब्रांच कर दो ना, वहाँ हेडक्वार्टर 1, हेडक्वार्टर 2, हेडक्वार्टर तो एक ही जगह होता है किसी का भी। तो जॉन अमेरिकन है और वो हेडक्वार्टर में काम कर रहा है, जो कि लोकेटेड कहाँ है? ये ही जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है ये भी इंडिया में लोकेटेड है, तो इसको HQ1 किए तो इसको भी HQ1 कर देते, तब ना पता चलेगा ये भी इंडिया में है। बगल में लिख दो लोकेटेड इन इंडिया। ये क्या कंडीशन बना कि जॉन जो अमेरिकन है भारत में रह के काम कर रहा है। कौन सा कंडीशन? ये C वाला कंडीशन, अमेरिकन जो इंडिया में रह के काम कर रहा है। क्या इसके इनकम को आप अपना इनकम मानोगे, भारत का नेशनल इनकम मानोगे? नहीं, क्योंकि ये जो अमेरिकन है जॉन भारत में रहकर काम कर रहा है और भारत में रहकर WHO में काम कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन वो इनकम अमेरिका ले जाएगा, हमारे लिए नहीं छोड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर नेशनल इनकम इसका कैलकुलेट नहीं होगा, समझ रहे हो। और एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल दो? चलो, मोहन, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। मोहन वो काम कहाँ कर रहा है? इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। एम्बेसी समझते हो ना मेरे प्यारे बच्चों? इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। और ये इंडियन एम्बेसी कहाँ सिचुएटेड है? जापान में सिचुएटेड है, ठीक है। अब सोचो कि ABCD कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है? राम एक इंडियन है, तो राम एक इंडियन है, लेकिन वो काम कहाँ कर रहा है? इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, लेकिन वो जापान में है, ठीक है। इंडियन एम्बेसी कहाँ है? जापान में है। मतलब राम इंडियन है लेकिन काम कहाँ कर रहा है? जापान में काम कर रहा है। तो काम करने से क्या होगा? राम इंडियन है लेकिन जापान में काम कर रहा है, तो काम करने से क्या होगा? इनकम तो भारत ही लेके आएगा। इससे के लिए इस कंडीशन में मोहन का इनकम नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। मैथ्यू, एक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? एक मैथ्यू है। ये कौन है? अमेरिकन है। मैथ्यू कौन है? अमेरिकन है, ठीक है। मैथ्यू कहाँ काम कर रहा है? अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? अमेरिकन एम्बेसी में, एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है। अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है। लोकेटेड कहाँ है? इंडिया में। लोकेटेड कहाँ है? इंडिया में। अब ABCD में कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो ये काम कर रहा है कि मैथ्यू क्या है, आराम समझो ना कि कौन सा कंडीशन, ABCD में कौन सा कंडीशन। तो मैथ्यू अमेरिकन है और इंडिया में रह के इनकम जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन का एम्बेसी में जो मैथ्यू काम कर रहा है वो कहाँ है? इंडिया में है। तो अमेरिकन और इंडिया में रह के काम कर रहा है, मतलब कंडीशन C, अमेरिकन है और इंडिया में रह के इनकम जनरेट कर रहा है। तो मैथ्यू का इनकम जाहिर सी बात है कि अमेरिकन है, अमेरिका लेके जाएगा। इंडिया में भलो काम कर रहा है, अगर कोई अमेरिकन इंडिया में रह के काम कर रहा है वो अपने देश लेके चल जाएगा। कोई इंडियन अमेरिका में रह रहा है तो इंडिया में लेकर अपना इनकम आ जाएगा, काम खत्म। यहाँ पर नेशनल इनकम यहाँ पर इसका कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, एक इंडियन है, कोई भी इंडियन का मतलब यहाँ ले लेते हैं। आपको इतने एग्जाम्पल बताऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है। एक इंडियन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई इंडियन है, ठीक है। वो काम कर रहे हैं HSBC बैंक में। HSBC हांगकांग बैंक होता है और ये हांगकांग बैंक कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन इंडिया है, लोकेटेड इन इंडिया है। तो ABCD में कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा? इंडियन, इंडिया में रह के कमा रहा है, जैसे कि इसका नेशनल इनकम कैलकुलेट होगा, चाहे बैंक फॉरेन बैंक क्यों ना हो। फॉरेन बैंक रहने से क्या होगा? है तो भारत में ही ना, अब भारत में रह के ही कमा रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ का इनकम होगा। अब एक कंडीशंस लेते हैं जो आपको और समझ में आएगा। कोई विदेशी है, कौन है? फॉरेनर है,
कोई विदेशी है, ठीक है, वो SBI में काम कर रहा है, ठीक है, कहाँ है SBI? इंडिया में ही है, लोकेटेड इन इंडिया, मतलब है विदेशी और इंडिया में रह के कमा रहा है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, ये तो अपने ही देश लेकर पैसा चलेगा। अरे SBI इंडिया में है और ये विदेशी यहाँ रह के काम कर रहा है, तो इनकम जो जनरेट होगा वो अपने देश लेके चला जाएगा, इसी के लिए इसका इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको दिमाग में रखना, अगर कोई फॉरनर मोर देन 1 ईयर स्टे इन इंडिया करता है, भारत में रुकता है 1 साल से ज़्यादा, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। एक्सेप्ट अगर वो पढ़ने के लिए रुका है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रुका है, एक्सेप्शन मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा वो पढ़ने के लिए रुका है, 1 साल से ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रुका है, तब वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए रुका है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। नहीं तो अगर कोई विदेशी, नॉर्मल कंडीशन क्या है, कोई विदेशी 1 साल से ज़्यादा अगर भारत में रहता है तो नॉर्मल रेसिडेंट होगा। एक्सेप्शन, अगर कोई विदेशी 1 साल से ज़्यादा पढ़ने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या नौकरी के लिए रुका हुआ है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं होगा। और इधर क्या है, इधर में क्या होगा, कोई भी फॉरनर स्टे इन इंडिया करता है, स्टे इन इंडिया लेस देन 1 ईयर, अगर वो 1 साल से कम अगर वो स्टे करता है इंडिया में, तो जाहिर सी बात है वो नॉन रेजिडेंट होगा। इसका उल्टा, अरे भैया यहाँ भी फॉरेनर ले लिए जो 1 साल से ज़्यादा रुक रहा है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट बना दिए। क्या बना दिए? नॉर्मल रेजिडेंट बना दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फॉरेनर जो 1 साल से कम रह रहा है उसको नॉन रेजिडेंट बना दिए। यहाँ पर एक्सेप्शन बना दिए कि कोई फॉरेनर 1 साल से ज़्यादा अगर पढ़ाई के लिए रुक रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रुक रहा है, नौकरी के लिए रुक रहा है, तब वो वहाँ पर नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा इस एक्सेप्शन से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही तक क्लास को करते हैं समाप्त, सेशंस को करते हैं समाप्त। और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से समझना होगा। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसको एकदम सिंप्लीफाइड वे में, एक मतलब सिंपल तरीके से आपके सामने इसको प्रेजेंट करने का। फिर भी आपको जो कंटेंट नहीं समझ में आया, जिस तरफ नहीं समझ में आएगा, कृपया कमेंट करें, मैं उसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में भी हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 बेसिक, पार्ट 2 कन्वर्जन, पार्ट 3 कैलकुलेशंस ऑफ नेशनल इनकम। ये तीनों पार्ट को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। क्वेश्चंस भी करवा देंगे, प्रीवियस ईयर करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे और आपका एग्जाम फर्स्ट क्लास करवा देंगे। तो ध्यान से पढ़ते रहे मेरे प्यारे बच्चों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ते रहें, ठीक है। पढ़ते रहें और जहाँ दिक्कत हो पूछते रहें, और नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ठीक है। पढ़ने के बाद ही बुक पढ़ें, पहले बुक पढ़ें फिर हमसे पढ़ें, तब जाके बुक पढ़ें, नोट्स बनाएं, और 1 बार नहीं 2-3 बार पढ़ें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो करते हैं यहीं पर सेशन को समाप्त। अकेडमी चैनल के माध्यम से मैं प्रणव कुमार लेता हूँ आपसे अलविदा। कृपया हमारे चैनल को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर दें, शेयर और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे हमारा कंटेंट, ये हमारा प्रयास रहेगा, और ये प्रयास आपके बिना अधूरा है। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव शाइनिंग ऑफ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते हैं अकेडमी, और कंटेंट को ईजिली रूप से समझाने के लिए मैं हमेशा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। बाय बाय।